Hello students, I welcome you all to this Beloved channel Beloved Academy। आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम क्लास 11 साइकोलॉजी का जो चैप्टर 1 है व्हाट इज साइकोलॉजी उसके रिव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसका पीडीएफ अवेल करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। आप उसको ज्वाइन करो, आप चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पे मैंने इन नोट्स की ड्राइव लिंक शेयर कर दी तो आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो हमारा सबसे पहला सवाल है व्हाट इज़ बिहेवियर एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। तो बिहेवियर बेसिकली क्या है? सो बिहेवियर रेफर्स टू ऑल द एक्शंस, रिस्पॉन्सेज एंड एक्टिविटीज़ वी डू। तो वो सारे एक्शंस जो हम करते हैं, सारे रिस्पॉन्स जो हम देते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं आइदर सीन और अनसीन, जो कि दिखता भी है नहीं भी दिखता है, हम कर रहे हैं, वो हुआ हमारा बिहेवियर। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें ये इंक्लूड होता है हाउ वी एक्ट, फील, थिंक एंड रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। हम किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कैसे फील करते हैं, वो सब कुछ हमारा बिहेवियर हुआ। तो यहाँ पे आप देखो, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे एक्ट कर रहे हो, ये चीज़ें क्या होती है? ये चीज़ें सीन होती है, देखा जा सकता है, लोग देख सकते हैं। लेकिन उसी जगह पे आप कैसे फील कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग इज नॉट सीन, इज नॉट बीन सीन बाय अदर्स, सो दिस इज अनसीन। तो यहीं पे आपका वो सारा मतलब बिहेवियर में वही सारा कुछ एक्शन जो दिखता भी है नहीं भी दिखता है, सब कुछ क्या है? बिहेवियर है। दो मेन टाइप के बिहेवियर होते हैं, सबसे पहला है ओवर्ट और दूसरा है कोवर्ट। तो बिहेवियर में हमने देखा कि बिहेवियर वो एक्शंस होते हैं जो देखा भी जा सकता है, नहीं भी देखा जा सकता है। तो ओवर्ट, अब ऐसे ओ से क्या होता है? ओवर्ट, ओपन, यानी जो विजिबल है, जो सीन कर सकते हैं लोग। तो बिहेवियर विच इज़ विजिबल इज ओवर्ट। इट इंक्लूड्स एक्शन दैट अदर्स कैन सी, लोग देख सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, क्राइंग, लाफिंग और स्पीकिंग, वो सब आप लोग देख सकते हो। और दूसरा है कोवर्ट, जो कि दिमाग के अंदर होता है एंड कैन नॉट बी सीन। इट इंक्लूड्स थिंकिंग, इमेजिनिंग, डे ड्रीमिंग और फीलिंग एंशियस। तो आप मानो जैसे लोग क्या करते हैं, बहुत बार ऐसे बहुत एंशियस हो जाते, बहुत टेंशन में आ जाते, तो वो लोग शिवर करने लगते हैं। तो यहीं पे वो लोग एंशियस फील कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? वो कैन नॉट बी सीन, वो देखा नहीं जा रहा है, विच इज़ अनसीन। लेकिन इस एंशियसनेस की वजह से जो वो लोग शिवर करते हैं यानी काँप रहे हैं, वो सीन होता है, वो दिखता है। तो एक टाइम पे जो आपके अंदर चल रहा है और जो बाहर शो हो रहा है, दोनों मिला जुला के भी आपका एक बिहेवियर होता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो इसमें और कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश साइंटिफिक साइकोलॉजी फ्रॉम द पॉपुलर नोशंस अबाउट साइकोलॉजी। तो जो साइकोलॉजी के बारे में जो नोशंस हैं उससे आप जो एक्चुअल साइंटिफिक जो साइकोलॉजी है उसको डिस्टिंग्विश, डिफ्रेंशिएट, अलग कैसे दिखा सकते हो। सो जो पॉपुलर नोशंस होती है वो किस पर बेस्ड होते हैं? दिस आर बेस्ड ऑन कॉमन बिलीव्स, सेइंग्स, कुछ लोगों में बिलीव होती है, कुछ बोलती है कि हाँ ऐसा बोला जाता है। देन पर्सनल ओपिनियन, वो लोगों के पर्सनल ओपिनियन के ऊपर भी बेस्ड होती है। दिस में साउंड ट्रू बट नॉट टेस्टेड थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। तो ये जो पॉपुलर नोशंस है ये लोगों के बिलीव्स है, बस बोली हुई कुछ बातें हैं या फिर अपना अपना एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं है कि वो साइंटिफिकली टेस्ट किया हो। हाँ, हो सकते हैं कुछ सच हो, कुछ ना भी हो। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें तो लोग कहते हैं कि बॉयज़ डोंट क्राई इज़ ए कॉमन बिलीव बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। तो हाँ, ये एक कॉमन बिलीव है लोगों में कि लड़के जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो रोते नहीं है। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। आपके घर पे देखना, भाई है आपका, उसको भी चोट लगता है तो उसको वो भी रोता है, तो वो लड़का नहीं है क्या? या फिर वो लड़का है तो रो नहीं रहा है क्या? तो ये सारी चीज़ें बनी बनाई होती है, लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो और उसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ऐसे ही है। और दूसरा है साइंटिफिक साइकोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट।
जो साइंटिफिक साइकोलॉजी है वो रिसर्च पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है. साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व कलेक्ट डाटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन दैट कैन बी टेस्टेड एंड रिपीटेड. यहाँ पे ध्यान रखना, रिपीट किया जा सकता है. यानी साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करके फिर जाके कंक्लूजन पे आते हैं और उसको दोहराया जा सकता है बार बार. फॉर एग्जाम्पल, a psychologist to study how people behave in different situations through experiments, not just assumption. तो साइकोलॉजी जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ना कि अपने एक ओपिनियन बना लेते हैं, अपना कोई एजम्पशन बना लेते हैं. सो विल पॉपुलर साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और कल्चर. पॉपुलर साइकोलॉजी या फिर जो साइकोलॉजिकल नोशन है वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है या फिर कल्चर पे बेस्ड होता है. बट साइंटिफिक साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, रिसर्च एंड प्रूफ. ओके, हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या है? तीसरा प्रश्न है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. तो हम सबको पता है कि साइकोलॉजी का पहला अपना कुछ भी नहीं था. ये साइकोलॉजी कहाँ से आया? साइकोलॉजी आया फिलॉसफी से. So, psychology began as a part of philosophy, focusing on the study of the soul and mind. और शुरू में सिर्फ सोल और माइंड को स्टडी करना है, इस बात को लेकर ही साइकोलॉजी शुरू हुआ था. It became a separate scientific discipline in 1879 when William Wundt set up the first psychology laboratory in Germany. तो सबसे पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी कहाँ पे डेवलप हुई? जर्मनी में. और ये किसने किया? विलियम वुंड ने किया. और ये कब हुआ? 1879 में. ओके, सो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट देन डेवलप्ड. उसके बाद एक एक करके अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना थॉट दिया और इसी से साइकोलॉजी आज जो इतना बड़ा एक ब्रांच है वो कैसे बना? वो ऐसे ही बना. तो क्या क्या हुआ? सबसे पहला जो थॉट आया या फिर जो कॉन्सेप्ट आया, इनको हम थॉट ऐसे कॉन्सेप्ट ना करके हम इनको बोलते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, है ना? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी का सिंबल पता है ना, ये साई को हम साइकोलॉजी का सिंबल मानते हैं. 11th में हो, आप लोगों को पता होना चाहिए. ये जो साई है ये हमारा सिंबल है. ओके, सो सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया. स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या स्टडी करा? तो साइकोलॉजी का मेन फोकस क्या स्टडी करना था? सोल को स्टडी करना था और माइंड को स्टडी करना था, है ना? तो अभी माइंड के बारे में हम देखते हैं धीरे धीरे कैसे वो डेवलप हुआ. तो सबसे पहले आया स्ट्रक्चरलिज्म. अब नाम से पता करो, नाम से समझो आप. स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहा एंड माइंड यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन की यूज़ करके जो माइंड का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना चाहा कुछ लोगों ने, और उस स्कूल का नाम हुआ स्ट्रक्चरलिज्म. कुछ लोगों ने नहीं, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने. उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मतलब स्ट्रक्चर को नहीं, हम इसके फंक्शन को भी देखते. क्या फंक्शन है? फंक्शनलिज्म फोकस्ड ऑन हाउ बिहेवियर हेल्प्स पीपल अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट. तो इसने माइंड के फंक्शन को पढ़ा और इसने देखा, फंक्शनलिज्म की जो स्कूल ऑफ मतलब साइकोलॉजी है, फंक्शनलिज्म स्कूल, उसने देखा कि कैसे लोग अपने अपने बिहेवियर के थ्रू अलग अलग एनवायरनमेंट में या फिर एक नया एनवायरनमेंट में एडप्ट कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. ये सारी चीज़ें देखा, मतलब फंक्शन कैसा करता है चीज़ें. फिर है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी. गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी सेड आवर माइंड सीज थिंग्स एज ए होल, नॉट इन पार्ट्स. गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी ने कहा, गेस्टॉल्ट ने कहा कि हमारा जो माइंड है ये चीज़ों को या फिर इंफॉर्मेशन को होल देखता है, पार्ट करके नहीं देखता है. ओके, फिर आया बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म ने तो बिहेवियर को पढ़ना चाहा, बिहेवियर को समझना चाहा. फिर आया साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस जो है ये फ्रूड का है, सिगमंड फ्रूड. इसके ऊपर बहुत बड़ा थ्योरी है, साइकोलॉजी का एक ह्यूज पार्ट है साइको एनालिसिस के ऊपर. तो साइको एनालिसिस बाय फ्रूड स्टडीड द रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इड, ईगो और सुपर ईगो करके. ये जब हमने चैप्टर पढ़ा हमने बहुत आराम से एक्सप्लेन करके पढ़ा. आप उसको पढ़ो तो आप आराम से समझ सकते हो. तो यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड, तो ये जो इसके पहले जो सारे था, मतलब एक ने स्ट्रक्चर देखा, फंक्शन देखा, बिहेवियर देखा, लेकिन फ्रूड ने देखा कि माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट में क्या होता रहता है, वो हमारी दबी हुई सी वो डिज़ायर्स क्या है,
वो सारा चीज़ जो है अनकॉन्शियस साइकोलॉजी में पढ़ा गया, जो कि साइको एनालिसिस के नाम दिया गया उसको। फिर आया ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, एम्फोसिस ग्रोथ एंड फ्री विल। ये ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में ये देखा गया कि कैसे लोगों का ग्रोथ होता है और कैसे फ्री विल यानी अपनी इच्छा से लोग आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को करते हैं। फिर हमारा आया कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में सारे हर तरीके की जो भी मेंटल प्रोसेस होती है वो सारा देखा गया, जैसे कि थिंकिंग कैसे करते हैं, मेमोरी कैसे डेवलप होती है, रिटेन कैसे होती है, रिटेंशन का मतलब रहना, ये सारी चीज़ें। सो ईच approach added something new to the understanding of human behavior and made psychology more complete। तो हर एक अप्रोच ने ह्यूमन बिहेवियर को और अच्छे तरीके से और एक एस्पेक्ट को समझा और फिर जाकर साइकोलॉजी वो चीज़ बना जो कि ये आज है। ओके, फिर हमारा चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, What are the problems for which collaboration of psychologists with other disciplines can be fruitful? Take any 2 examples। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमने जब चैप्टर पढ़ा था हमने देखा था एक ऐसा हमारा टेबल नहीं एक बॉक्स था, सॉरी, यहाँ पे बीच में साइकोलॉजी था और इधर अलग अलग फील्ड था कि कौन से फील्ड में साइकोलॉजी का क्या काम है, कैसे उन फील्ड के साथ मिल के साइकोलॉजी ने चीज़ों को और भी ज़्यादा सही बनाया है, अच्छा बनाया है। लेकिन हमसे तो सवाल में 2 ही एग्जांपल्स मांगा है, तो हम 2 ही बात करेंगे। उसमें से सबसे पहला हमारा है हेल्थ इशू और दूसरा है क्रिमिनल बिहेवियर। तो जो हेल्थ इश्यूज़ है हमारा, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वर्क विद डॉक्टर्स टू हेल्प पेशेंट्स कोप विद इलनेस लाइक कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स और एंजाइटी। तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं और उनको जो मेंटल इलनेस होती है, मतलब सॉरी मेंटल इलनेस नहीं, फिजिकल इलनेस की बात हो रही है, फिजिकल मेंटल दोनों ही इलनेस, मतलब जो मेंटल इलनेस होती है उस पर क्या होती है, साइकियाट्रिस्ट के साथ मिलके साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं और फिजिकल इलनेस को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स के साथ मिलके साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। हाँ, वैसे साइकियाट्रिस्ट भी डॉक्टर ही है बट उसको हम अलग से बोलते हैं एक्चुअली। सो चलो वो एक अलग बात है, वो उस पर हम नहीं जाते, वो भी हमारा है। तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के साथ काम करके लोगों को जो भी उनकी बीमारी होती है, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, कैंसर है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके साथ कोप करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड देन दे हेल्प पेशेंट्स डील विद स्ट्रेस एंड फॉलो ट्रीटमेंट प्रॉपरली। दिस इम्प्रूव्स रिकवरी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो वो पेशेंट्स के साथ मिलकर उनको उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हेल्प करते हैं, जो स्ट्रेस उनको होता है, एंजाइटी होता है, उसको ख़त्म करने के लिए हेल्प करते हैं और साथ में इसके हिसाब से जो उनकी रिकवरी होती है वो बहुत स्पीड होती है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। और दूसरी जो फील्ड है वो हमारी है क्रिमिनल बिहेवियर। अब क्रिमिनल बिहेवियर में साइकोलॉजी का क्या पार्ट है वो सबको पता है। हमारी जो डॉक्टर सालुके हैं सीआईडी में, डॉक्टर सालुके साहब को कौन नहीं जानता, और डॉक्टर तारिका और अभिजीत को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि क्रिमिनल बिहेवियर में जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी है वो बहुत अच्छे से काम आता है। वो कैसे आता है, तो साइकोलॉजिस्ट पुलिस के साथ काम करती है, कोर्ट्स के साथ काम करती है, और क्यों, टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड क्राइम्स के पीछे का कारण क्या हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, या फिर जो क्रिमिनल्स हैं उनकी मेंटल स्टेट को स्टडी करते हैं, हेल्प विथ विटनेस इंटरव्यूज़ एंड प्रोवाइड ओपिनियंस इन ट्रायल्स। ओके, और अपना ओपिनियन देते कि हाँ ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, या फिर क्रिमिनल के साथ बात करके उसकी दिमागी स्थिति को समझते कि क्यों इसने क्राइम कमिट किया होगा, ऐसे। तो अब हमारा है 5वां प्रश्न, जो हम उधर कंफ्यूज हो रहे थे ना, यही है हमारा कि डिफरेंशिएट बिटवीन ए साइकोलॉजिस्ट एंड ए साइकियाट्रिस्ट एंड ए काउंसलर एंड ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपकी पूरी लाइफ में आपको जानना ज़रूरी है। ये चीज़ें तो बार बार अभी आती ही जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो साइकोलॉजिस्ट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। They use therapies and counseling to treat people but do not give medicine। सिंपल सी बात है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, वो थेरापी यूज़ करके लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं या फिर ठीक करते हैं, लेकिन वो लोग दवाई नहीं देते। ऑन द अदर हैंड साइकियाट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो कि मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ठीक करते हैं और साथ में मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं, और कई बार अगर ज़रूरत हो तो
वो लोग इलेक्ट्रिक शॉक जैसे ट्रीटमेंट्स भी देते हैं। हो गई बात। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देखना चाहो तो आपका जो साइकोलॉजिस्ट है उसमें आपको अगर एक बीएससी या फिर बीए की डिग्री है और प्लस आपको अगर एमए या एमएससी है तो आप अपने आप को एक साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो। ओके, यानी आपका बैचलर्स होना चाहिए और मास्टर्स होना चाहिए आपके मतलब साइकोलॉजिस्ट कहलाने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर आपको साइकियाट्रिस्ट बनना है तो सबसे पहले 12th के बाद नीट करना होता है, उसके बाद आपको एमबीबीएस करना होता है और एमबीबीएस के बाद सेम एज मास्टर्स की तरह आपको एमडी करना होता है साइकियाट्री में। सॉरी, ये साइकोलॉजी का सिंबल है। साइकियाट्री में आपको एमडी करना होता है, यानी मतलब साइकियाट्री में आपको स्पेशलाइजेशन करना होता है, तब जाकर आप साइकियाट्रिस्ट बनते हो। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है, अपने ही बीच थोड़ी अंतर बतानी है कि काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या अंतर है, या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या अंतर है। तो जो काउंसलर होते हैं या फिर जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग जो एवरीडे इश्यूज होते हैं उनसे डील करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस होता है, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, कैरियर चॉइसेस होते हैं, उनमें हेल्प करते हैं। जैसे कि बहुत बार कपल थेरेपी होती है, फैमिली थेरेपी होती है, एडोलसेंट थेरेपी, मतलब एडोलसेंट काउंसिल थेरेपी नहीं, एडोलसेंट काउंसलिंग, चाइल्ड काउंसलिंग, तो ये सारी चीज़ें जो एवरीडे प्रॉब्लम होती है उनसे काउंसलर अपना डील करते हैं। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो और ज़्यादा सीरियस जो मेंटल प्रॉब्लम्स होता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है, उनसे डील करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन होगा या एंजाइटी होगा या फिर कोई एडिक्शन है। सो दे डू डिटेल्ड असेसमेंट एंड यूज़ एडवांस थेरेपीज। ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थेरेपीज यूज़ करते हैं। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील विद डीपर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देन काउंसलर। तो आप ऐसा कह सकते हैं जो क्लिनिकल वाले हैं वो लोग ज़्यादा डीपर प्रॉब्लम से डील करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो काउंसलर्स होते हैं वो गो टू इश्यूज, जो एवरीडे इश्यूज होते हैं, उनसे डील करते हैं। ओके, हमारा छठा प्रश्न है, बहुत इजी है, जो हमने पढ़ा है ना चैप्टर में वही सारा कुछ है। आप चैप्टर को पढ़ो, आराम से हो जाएगा। दो चीज़ याद रखो, चैप्टर जो आपका है A to Z उसको आप पढ़ोगे आपका सारा आंसर बन जाएगा। और दूसरी बात, आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से आना चाहिए कि प्रेजेंट कैसे करना है ना। आपने मानो 10 डिश बनाया, किसी ने 10 डिश बनाया आपके लिए, आपको इनवाइट करा है, लेकिन आपको उसको अगर आपको शुरू से लेके मतलब अंत तक आपको उसको मतलब उस इंसान को आपको परोसना नहीं आया, तब आप नहीं खा पाओगे अच्छे से, या फिर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो सेम एज दैट, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है इसलिए आई जस्ट टुक दैट एग्जाम्पल्स। ओके, छठा प्रश्न है, डिस्क्राइब सम ऑफ द एरियाज ऑफ एवरीडे लाइफ वेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी कैन बी पुट टू प्रैक्टिस। तो कुछ ऐसे फील्ड बताओ जहाँ पे साइकोलॉजी को प्रैक्टिस में लाया जाएगा। कितनी फील्ड है, एजुकेशन है, जैसे कि लर्निंग इम्प्रूव होती है, मेमोरी इम्प्रूव होती है, फैमिली लाइफ है, फैमिली लाइफ में अगर साइकोलॉजी आता है तो कम्युनिकेशन करना ईजी हो जाता है, पेरेंट्स के बीच, बच्चों के बीच, या फिर बीच कपल्स के बीच। फिर वर्क प्लेस में अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो टीम वर्क अच्छा करोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे, प्रोडक्टिव रहोगे। देन आपके हेल्थ प्रॉब्लम, तो हेल्थ से आप अगर अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीख जाओगे, एंजाइटी मैनेज करना सीख जाओगे, हेल्दी हैबिट्स बनाओगे, अच्छा करोगे। फिर स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी की मदद से आप बेटर फोकस कर सकते हो, मोटिवेटेड रह सकते हो, अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। देन हमारा पर्सनल लाइफ में अगर हम खुद को अच्छे से समझेंगे, अच्छे डिसीजंस लेंगे और अगर हेल्दी रिलेशनशिप बनाएंगे दूसरों के साथ भी और अपने साथ भी, तब भी सही रहेगा चीज़ें। तो साइकोलॉजी क्या करते हैं, साइकोलॉजी हेल्प्स पीपल लिव हैप्पियर, हेल्दियर एंड मोर सक्सेसफुल लाइफ्स। साइकोलॉजी की कितने फ़ायदे हैं ये अनगिनत है, मैं आपको गिनवाऊंगी तो ख़त्म नहीं होगा, पर हम गिनवाते नहीं है। चलो पढ़ते हैं। ओके, फिर हमारा 7वां प्रश्न है, हाउ कैन नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी कैन बी यूज टू प्रमोट एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर। किस तरीके से एनवायरमेंट साइकोलॉजी की मदद से या फिर हेल्प से हम लोगों में एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर को प्रमोट कर सकते हैं। तो कैसे, पहले देखते हैं एनवायरमेंट साइकोलॉजी क्या करता है। सो एनवायरमेंट साइकोलॉजी स्टडीज हाउ द एनवायरमेंट अफेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर एंड हाउ पीपल इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग्स।
लोग अपने सराउंडिंग से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट से अपने बिहेवियर में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। अभी दिस नॉलेज हेल्प्स इन एनकरेजिंग पीपल टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली हैबिट्स। इको फ्रेंडली हैबिट्स लोग इससे एक्वायर करते हैं। वो क्या क्या है, जैसे कि सेविंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, बिजली और पानी की बचत करना, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिसाइकलिंग वेस्ट एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। तो ये सारी हैबिट्स जो है लोग अपनाते हैं। सो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? अब साइकोलॉजी इसमें कहाँ काम आती है? तो साइकोलॉजिस्ट डिज़ाइन कैंपेन्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स that change people's attitudes and make them more responsible towards nature। तो लोग कैंपेन करते हैं, साइकोलॉजिस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स करते हैं जिससे कि लोगों के नेचर के टूवर्ड्स जो एटीट्यूड है, जो थॉट है, जो परसेप्शन है वो बदल जाए और वो लोग नेचर के लिए काम करें। ओके, एक एग्जांपल है सिंपल सा, शोइंग पीपल हाउ देयर स्मॉल एक्शन कैन हेल्प। इसको काट दिया रे मैंने। तो showing people how their small actions can help planet can make them more aware and caring. Cities and buildings can also be planned better to make them greener and more comfortable for people। okay, तो कैसे उनकी हेल्प से, उनके छोटे छोटे एक्शन से ये प्लानट जो है पूरा बेहतर हो सकते हैं, और कैसे सिटी में भी लोग हर चीज़ को प्लान कर सके ताकि चीज़ें जो है ज़्यादा ग्रीनर रहे, ग्रीनरी बनी रहे, हरियाली रहे हर जगह, और हर लोगों के लिए हर चीज़ हमेशा ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ओके, और आई थिंक ये हमारा 8वां या आखिरी प्रश्न है, और ये प्रश्न है, इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग सॉल्व एन इम्पॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम सच एज क्राइम, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डू यू थिंक इज़ द मोस्ट सुटेबल? सबको पता है क्राइम में कहाँ क्या आता है, CID आती है, CID। और CID में क्या है? फॉरेंसिक साइकोलॉजी है। ओके, तो क्राइम जहाँ पे आया वहाँ पे क्या आया? फॉरेंसिक साइकोलॉजी। ओके, सो आइडेंटिफाई द फील्ड एंड डिस्कस द कंसर्न्स ऑफ द साइकोलॉजिस्ट वर्किंग इन दिस फील्ड। तो आप पहले उस फील्ड को आइडेंटिफाई करो। तो फील्ड को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कौन सा फील्ड है? फॉरेंसिक साइकोलॉजी है। अबे काट दिया, नहीं काटना नहीं है, इसको मार्क करना है। अरे फिर से काट दिया। ओके, फॉरेंसिक साइकोलॉजी। ये मैं फॉरेंसिक को छोड़ के साइकोलॉजी को मार्क कर रही थी ना, इसलिए साइकोलॉजी बुरा मान गया, क्या है पता नहीं। तो अब इसमें जो साइकोलॉजिस्ट है उनका क्या कंसर्न है आप उसको देखो। सो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्या क्या बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसको ही हमें देखना है। सो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल्स एंड वर्क विथ लीगल सिस्टम। ओके, लॉ के साथ काम करते हैं, पुलिस के साथ काम करते हैं। क्या करते हैं? तो लोग समझते कि क्यों क्राइम को कमिट किया गया, क्यों किसी ने वो क्राइम किया है। देन स्टडिंग द मेंटल स्टेट ऑफ क्रिमिनल, जिस क्रिमिनल ने क्राइम को किया है क्या उससे उसकी मानसिक स्थिति कैसी रही है। दूसरा है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना, और उसके बाद असिस्टिंग कोर्ट्स इन लीगल डिसीजन, कोर्ट को असिस्ट करना कि लीगल डिसीजन कैसे ले। ओके, सो दे मे ऑल्सो वर्क विद विक्टिम्स एंड विटनेस टू अंडरस्टैंड देयर इमोशनल स्टेट एंड गिव expert advice. Forensic psychologists helping reducing crime by studying the root cause and suggesting prevention methods। तो हो सकता है वो लोग विक्टिम के साथ भी काम करें, विक्टिम मतलब जिसके साथ वो क्राइम हुआ उसके साथ भी काम करें, और उस क्राइम के बाद उसको क्या ट्रॉमा हुआ, उसकी क्या इमोशनल स्टेट रही, उसकी क्या मेंटल स्टेट रही, उसको भी वो लोग समझें, और बाद में वो लोग पूरे क्राइम के जड़ तक जाकर क्राइम के रूट कॉज को समझे और उसको कैसे आगे प्रिवेंट किया जा सकता है उसके लिए आइडिया सजेस्ट करे, सॉल्यूशन दे। सो दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारा जो सोशल वाला पार्ट है वो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, एकदम से मैं थोड़ा और जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके है ना? ओके, तो सबसे पहली बात, अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, अपडेट्स वगैरह जो भी आता रहता है, तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। और कहाँ मिलेगा, कैसे ज्वाइन करोगे? ऑफ कोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरी बात, अगर आप मेरे साथ जो मैम आप लोगों को पढ़ा रही है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही है, अगर आप उनके साथ सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हो तो ये रही उनकी इंस्टा ID प्रेयसी सूत्रधर, साथ में बिलव्ड एकेडमी भी लिखा होगा, आप लोग आराम से पहचान सकते हो। सो
आप लोग कनेक्ट करो, अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल। कुछ भी और चाहिए कमेंट करो और बताओ वीडियो कैसा लगा, आगे और क्या चाहिए, क्या चीज़ें और करना चाहिए, कैसे और करना चाहिए, सही रहेगा आप लोगों के लिए। देखो अब मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। इसके पहले हालांकि मैं पिछले 5-6 साल से ऑफलाइन पढ़ा रही थी, तो ऑनलाइन में कैसे क्या करना होता है उतना मुझे खैर आइडिया नहीं है। तो ये सीरीज़ मैंने देखो शुरू किया है, क्लास 11 RQ सीरीज़ ऐसे करके। तो चैप्टर 1 बस हमने किया है और अभी आगे जाके चैप्टर 2, 3 जो भी जितने भी चैप्टर्स है वो सब एक एक करके मैं करवाऊँगी। तो ये सब का टेंशन आप लोगों को मत लेना है, क्या कराना है क्या नहीं कराना है कैसे करना है, मेरा टेंशन है ये। और पढ़ने का टेंशन और करने का टेंशन आप लोगों का। मैंने वादा शुरू में किया था और शुरू में ही मैंने एक चीज़ कही थी कि जो गाइडेंस होगा वो मेरा, क्या पढ़ना है बताने का काम मेरा, लेकिन पढ़ने का काम तो आप ही लोगों का है ना। लिख तो मैं नहीं सकती आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में, लेकिन एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, 70 में से 70 कैसे आएगा वो मैं बता सकती हूँ। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करोगे तो 70 ना भी आए चलो 65 तो आ ही जाएंगे ना। 65 की उम्मीद तो कर ही सकते हैं, 65+ की उम्मीद। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे चैनल से 100 बच्चे कम से कम ऐसे निकले जो कि 100 में से 100 लाए। लेकिन कुछ हद तक ऐसी भी होती है कि प्रैक्टिकल वगैरह जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं उनके हाथ में होते हैं, तो उसका मैं वो थोड़ा सा पार्ट को बात नहीं ही करती हूँ। बट कम से कम 70 में से 70 तो लाना चाहिए, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट तो मैं देख रही हूँ पूरा सा, पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा हमारा हो गया है, चैप्टर 1 ख़त्म, हमने वो कर लिया। अभी हमारे पास जो बचा है वो है हम 1 शॉट एक करेंगे और साथ में इसका एक MCQ वीडियो करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।